हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टॉपिक वाइज जीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आती हूँ, जो कि बहुविकल्पीय स्वरूप में होता है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत के मध्यकालीन इतिहास का जो दौर है वो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का माना जाता है। इस काल में आते हैं पाल वंश, गुर्जर वंश, प्रतिहार वंश, राजपूत और दिल्ली सल्तनत तथा और भी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को इसमें शामिल किया जाता है। इस आधार पर यह वीडियो फ्रेंड्स न केवल प्रतियोगी छात्रों के लिए बल्कि स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस जो हैं बहुविकल्पीय स्वरूप में है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सल्तनत और मुगल काल में अहोम वंश कहाँ राज्य करता था? अहोम वंश कहाँ राज्य करता था? फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ए असम, बी बंगाल, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो अहोम और मुगल काल में जो सल्तनत और मुगल काल में अहोम वंश जो शासन करता था वो था असम में। असम में जो चुकाफा और उनके अनुयायियों ने असम में अहोम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर युद्ध में लूट के माल पर लगता था? कौन सा टैक्स लगता था? तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक के समय में ये खम्स नामक का युद्ध में जो लूट के माल पर लगता था, ये टैक्स था लूट के माल पर लगने वाला। और ये जो टैक्स था वो होता था 1/6, 1/6 होता था, लूट के माल पर लगता था। इल्तुतमिश के राज्य से क्या संबंधित नहीं है? ए चालीसा की स्थापना, बी चांदी के टका और तांबे के जीतल के सिक्के चलाना, सी राज्य का दैवीय सिद्धांत, डी इक्तादारी प्रथा की शुरुआत। तो इसमें से फ्रेंड्स क्या संबंधित नहीं है? तो ये राज्य का दैवीय सिद्धांत जो है ये इल्तुतमिश का नहीं है, ये बलबन का है। ये इल्तुतमिश के राज्य से संबंधित नहीं, राज्य का दैवीय सिद्धांत ये बलबन ने दिया था। बलबन का एक और है पाबोस प्रथा। पाबोस में क्या होता है कि अपने राजा को, सम्राट को क्या करना था? झुक करके सलाम या सैल्यूट करना था। झुक कर नहीं करना था फ्रेंड्स, पेट के बल बिल्कुल लेट करके, जिसको हम लोग साष्टांग प्रणाम कहते हैं, उसको पाबोस कहा जाता था और बलबन ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो कलचुरी राजवंश जो है ये एमपी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश। देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? ए जलालुद्दीन फिरोज, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहां के यादव राजा को हराया। उसे वहां पर अमूल्य संपत्ति मिली और जिसके कारण उसके सुल्तान बनने की जो इच्छा थी वो प्रबल हो चुकी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था और यादव राजा को हरा करके सुल्तान बना, फिरोज जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके। तो एक क्वेश्चन इससे और आपका कंप्लीट हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराया और हरा करके देवगिरी को जीत करके सम्राट बन गया? तो जलालुद्दीन फिरोज को हराया। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? ए आनंद सागर सूरी, बी विजय कनक सूरी, सी हीर विजय सूरी, डी और डी है विजय शांति चंद्र सूरी। तो हीर विजय सूरी जो थे 1526 से लेकर 1595 तक के जैन मुनि थे और उन्होंने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया। अकबर उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ दोस्तों कि उसने उनको जैन मुनि की उपाधि दी, जैन मुनि को जैन गुरु या जगत गुरु की उपाधि दी। का नाम है
हीर विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये जो 1236 में दिल्ली की सुल्तान बन गई, क्योंकि इसके जो बेटे थे इल्तुतमिश के, ये बहुत लायक नहीं थे, जिस कारण पुत्री ने राज्य का शासन कार्य संभाला। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर ए वैष्णव संप्रदाय, बी शैव संप्रदाय, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो राजस्थान के सिरोही जिले में, कौन से जिले में? सिरोही जिले में। इसे 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों ने बनवाया था। ये जैन धर्म से संबंधित है। का सही आंसर है जैन धर्म। फ्रेंड्स, मेरे साथ आप इसी तरह अगर तैयारी करते रहे तो आपके हर टॉपिक को मैं कवर करा दूंगी, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स भी आपको वीडियो पर मिल जाएंगे आपको चैनल पर। और एक महीने में मैं 3 पार्ट लेकर के आती हूँ करंट अफेयर्स का, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कि 10-10 दिन का होता है। अभी आने वाला आपको दिसंबर का लास्ट पार्ट, 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, उसको जाकर के आप देखें, आपका करंट अफेयर्स भी मैं कवर करा दूंगी। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थी? ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी गोविंदपाल, डी जयपाल। तो विक्रमपुरी और विजयपुरी जो थे, विजय सेन नामक सेन वंशी राजा की राजधानी थी, नाम था विजय सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, बंगाल का ये राजवंश था। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो कश्मीर में एक बाग है, बहुत ही फेमस है शालीमार और निशात बाग, तो इसको किसने बनवाया? तो इसको जहांगीर ने बनवाया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जहांगीर। मार्को पोलो कौन थे? ए फारसी यात्री, बी मोरक्कन यात्री, सी विनीशियन यात्री, डी पुर्तगाली यात्री। तो मार्को पोलो कौन थे फ्रेंड्स? ये थे विनीशियन यात्री। मार्को पोलो एक विनीशियन यात्री था और आए थे 13वीं शताब्दी के दौरान। दक्षिण भारत की उनकी यात्रा और उनके यात्रा वृतांत समकालीन जीवन का विवरण देते हैं। और उन्होंने रेशम मार्ग के साथ सिल्क रूट जो था उससे एशिया की यात्रा की। सिल्क रूट के द्वारा ये भारत आए थे और यहाँ तक कि एशिया की यात्रा भी इन्होंने इसी के द्वारा की थी। निम्नलिखित में से कौन निकोलाओ मनुची की रचना है? निकोलाओ मनुची। ए मुगल साम्राज्य में यात्राएं, बी अकबर और जेसुइट्स, सी जहांगीर और जेसुइट्स, डी स्टोरियो डो मोगोरो मोगोरो। इसका सही आंसर है निकोलाओ मनुची की जो रचना है ये है स्टोरियो डो मोगोरो। स्टोरियो डो मोगोरो निकोलो मनुची की रचना है। वह एक इटालवी लेखक और यात्री थे। उन्होंने अभिलेख शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी, दारा सिकोह, शाह आलम, राजा जय सिंह और कीरत के बारे में इसमें लिखा है। मतलब ये इतिहास का एक सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने जुर्बे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? जुर्बे मुर्शिदाबाद, जुर्बे मुर्शिदाबाद। तो किसने ये सिक्का जारी किया था फ्रेंड्स? मीर जाफर, मीर कासिम, सी मुर्शिद कुली खान, सी डी जो है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इनका नाम है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो थे बंगाल के पहले नवाब थे जिनका शासन 1717 से 1727 तक था। उन्होंने मकसूसाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया और जैसे ही फर्रुखसियर ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने मकसूसाबाद का नाम मुर्शिदाबाद में बदल दिया है, उसने अपने जुर्बे मुर्शिदाबाद सिक्का जारी किया, खुद की नई टकसाल स्थापित की। टकसाल मतलब सिक्के जहां पर बनते हैं उसको हम टकसाल कहते हैं।
प्रारंभिक मराठा सिक्कों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? मराठा सिक्के हैं फ्रेंड्स, तो इसमें नागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि जो थी वो नागरी थी। सिक्कों के एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो तथा दूसरी तरफ राजा शिव का नाम था। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी पर 7 लाख सिक्कों के साथ पहली खेप की बौछार की गई थी, जिसे बाद में औरंगजेब की सरकार के तहत दुश्मनी की प्रतिक्रिया के रूप में पिघला दिया गया था। उस समय कुछ टकसालों में बागलकोट, मुल्हेर, चंदेर, कोलाबा, सांगली, मिराज, पनहाला, बलवंत नगर, झांसी, जालौन, कालपी, मंडला और इस तरह के गढ़ा ने सिक्के जारी किए थे। किस शताब्दी के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार और स्थानीय बाजारों के स्थानीय विनिमय के लिए उभरने पर परिवर्तन देखा गया? ए 8वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी, डी 11वीं शताब्दी। तो फ्रेंड्स, निर्वाह खेती ने आर्थिक विकास के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। कारीगर और शिल्पीकार किसी गांव या धार्मिक संस्था से जुड़े होते थे। अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की भूमिका जो थी वो सीमित थी। लेकिन 9वीं शताब्दी के बाद से एक बदलाव देखा गया। कौन सा बदलाव? जब कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और स्थानीय बाजार स्थानीय विनिमय के लिए उभरे, तो स्थानीय बाजारों की संख्या में वृद्धि और लंबी दूरी के व्यापार में क्रमिक वृद्धि ने व्यापारियों के समूहों को जन्म दिया। का सही आंसर है दोस्तों 9वीं शताब्दी। प्रारंभिक मध्यकालीन मध्ययुगीन काल में 8वीं शताब्दी ईस्वी से कृषि विस्तार और संगठन में केंद्रीय भूमिका किसने ग्रहण की? 8वीं शताब्दी ईस्वी से कृषि विस्तार और संगठन में केंद्रीय भूमिका किसने ग्रहण की? जमींदारों ने, मंदिर ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने, सरदारों ने। तो इसका मंदिर जो था 8वीं शताब्दी ईस्वी से कृषि विकास और संगठन में इसने एक केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया। मंदिर को भूमि के भूखंड जैसे अनुदान दिए जाते थे या पूरे गांवों को दक्षिण भारतीय संदर्भ में देवदान के रूप में दिया जाता था। भू संपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी मंदिरों तक ही सीमित नहीं थी। गैर ब्राह्मण धार्मिक संस्थान जैसे जैन, बौद्ध मठ, विशेष रूप से आंध्र, कर्नाटक, गुजरात और पूर्वी भारत, उड़ीसा और बिहार में जमींदार बनने के लिए एक दूसरे से ये लोग प्रतिस्पर्धा करते थे। इसका सही आंसर जो है मंदिर होगा। मंदिर जो थे केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे कृषि के विस्तार में। अगला प्रश्न, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से के दौरान राज्य के अधिकारियों द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों को भूमि दान का उल्लेख पहले से ही 200 ईस्वी में किया गया है, लेकिन गुप्तोत्तर काल में इस प्रथा में तेजी आई। और तीसरा है, 4वीं शताब्दी से शुरू होकर अधिकारियों को भूमि अनुदान से भी पुरस्कृत किया जाता था। तीसरा है, उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि बंगाल के पास असम, उड़ीसा और बिहार की तुलना में अधिक सेवा अनुदान था। इसमें से कौन सा सही है इसकी बात की गई है, तो इसका केवल पहला सही है फ्रेंड्स, पहला सही है। और बात कर लेते हैं पहले में क्या है, प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों को भूमि दान का उल्लेख पहले से ही 200 ईस्वी में ही किया गया है, लेकिन गुप्तोत्तर काल में इस प्रथा में ज्यादा तेजी आ गई। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 7वीं शताब्दी से शुरू होकर अधिकारियों को भूमि अनुदान से भी पुरस्कृत किया जाता था। इसका विशेष महत्व था क्योंकि इसने भूमि स्वामियों का एक और वर्ग बनाया जो ब्राह्मण नहीं थे। प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों को भूमि दान का उल्लेख पहले से ही 200 ईस्वी में किया गया, लेकिन गुप्तोत्तर काल में इस प्रथा में तेजी आई। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच
मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल से संबंधित साहित्यिक कार्य अक्सर मंत्रियों, परिवार के सदस्यों और सैन्य सेवा करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के दान का उल्लेख किया जाता है। बहराइच की लड़ाई 1033, जिसके फलस्वरूप गजनवी सेना का पूर्ण विनाश हुआ। इस प्रकार भारत में मुस्लिम विजय में विराम लगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने जीता था? बहराइच की लड़ाई 1133 में किस राजा ने जीता था? तो फ्रेंड्स, ये जो बहराइच की लड़ाई है 1033 में गजनी की राजा सुहेल देव ने और सैयद सालार मसूद के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी और यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के पास लड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के पास और लड़ी थी सुहेल देव ने, राजा सुहेल देव। और इसके बाद बात कर लेते हैं, अधिक समय तक मुस्लिम विजय पर विराम लगा रहा। गजनवी सुल्तान मुल्तान और लाहौर को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से खदेड़ दिए गए थे। यह जून 1033 ईस्वी में बहराइच में था। अब सालार मसूद गजनी अपनी पूरी सेना के साथ मारा गया और एक भी व्यक्ति इसकी सेना में जीवित नहीं बचा। राजा भोज, जिन्होंने 1000 से 1050 ईस्वी तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था, उन्होंने मसूद की इस हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और सालार मसूद गजनी का मकबरा अभी भी बहराइच जिले में, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मौजूद है। जिसको घूमना है एक बार घूम आ सकता है फ्रेंड्स, घूमने जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में बहराम शाह ने मामलूक वंश पर शासन किया था? तो ये किस काल में हुआ था? बहराम शाह ने मामलूक वंश पर शासन। तो ये जो बहराम शाह थे, ये कौन थे? इल्तुतमिश के पुत्र थे और ये रजिया सुल्तान के उत्तराधिकारी बना और 1240 से लेकर 1242 तक ये सत्ता में रहे। बहराम रईसों की मदद से सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे रईस अव्यवस्थित हो गए और आपस में ही झगड़ा करने लगे। 1242 ईस्वी में अशांति की इसी अवधि के दौरान उनकी जो हत्या थी अपनी सेना के द्वारा ही कर दी गई। सेना ने इनको मार दिया, बहराम शाह को, और इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो समय आपको बता दें, 1240 से लेकर 1242। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये बहराम शाह ने मामलूक वंश पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन को किस सुल्तान का उत्तराधिकारी बनाया? मतलब बलबन से पहले कौन शासक थे? तो बलबन से पहले जो शासक थे वो थे नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे फ्रेंड्स, गयासुद्दीन बलबन को इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया और मामलूक वंश के ये 9वां सुल्तान था। 9वां सुल्तान 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया और शमसुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बीच सल्तनत का ये सबसे बड़ा शासक था। निम्नलिखित में से किसने भारत में अरबी लिपि का उपयोग करते हुए मेहराब, गुंबद, ऊंचे मीनार और अलंकरण की शुरुआत की? अरबों, बी ईरानी, सी तुर्क, डी चीनी। तो किसने शुरू की गुंबद, मीनार और अलंकरण, ये नए तरह के अलंकरण बनाने की? दिल्ली सल्तनत काल की कला और वास्तुकला भारतीय स्थापत्य शैली से भिन्न थी। अरबी लिपि का उपयोग करते हुए मेहराब, गुंबद, ऊंचे टावर, मीनार और सजावट तुर्कों द्वारा पेश की गई थी। का सही आंसर जो होगा वो होगा तुर्क। विजयनगर साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से किसे विधायी मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त है? ए मंत्रिमंडल, बी प्रांतीय गवर्नर, सी मंत्री परिषद, डी राजा। तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें विधायी मामलों में किसको पूर्ण अधिकार प्राप्त था? तो इसमें जो था 1336 में 36 में दो भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का राय। ये बुक्का राय प्रथम, इन्होंने दक्षिण भारत पर स्थापित किया विजयनगर साम्राज्य। एक सुव्यवस्थित प्रशासन था और विजयनगर साम्राज्य के दौरान विधायी मामलों में राजा का पूर्ण अधिकार होता था। राजा, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजा का विधायी मामलों पर पूर्ण अधिकार था। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह थे? ए कालीकट,
दूसरा है कोचीन, सी पुलिकट। तो विजयनगर साम्राज्य में कालीकट, कोचीन और पुलिकट ये तीनों बंदरगाह थे, प्रमुख बंदरगाह थे। और विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान व्यापार भी फला फूला और राज्य के भीतर आंतरिक व्यापार भी सुव्यवस्थित था, व्यापारियों और शिल्प संघों द्वारा स्थापित किया जाता था, जबकि बाहरी व्यापार अरब और पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा किया जाता था। कालीकट, कोचीन, पुलिकट, भक्ताल और मंगलौर राज्य के प्रमुख बंदरगाह थे। सरबगुटका नामक एक पांडुलिपि निम्नलिखित में से किस रहस्यवादी से संबंधित है? ए भगत पीपा, बी सूरदास, सी भगत त्रिलोचन, डी भगत नाम देवी। तो भगत पीपा एक रहस्यवादी कवि और भक्ति आंदोलन के संत थे। भगत पीपा, इसका सही आंसर जो है भगत पीपा। तो भक्ति आंदोलन के संत थे। वह गागर रौनगढ़ के राजपूत राजा थे, जिन्होंने एक हिंदू रहस्यवादी कवि और भक्ति आंदोलन के संत बनने के लिए सिंहासन को इन्होंने त्याग दिया था। इनका जन्म उत्तर भारत के मालवा क्षेत्र में हुआ था और 1425 ईस्वी में हुआ था। 1425। पुष्टि मार्ग संप्रदाय शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था और कृष्ण भक्ति को एक महान आधार दिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है इसमें। पुष्टि मार्ग संप्रदाय, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित 2 कथन है। पहला, शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा है कृष्ण भक्ति को एक महान आधार दिया। तो दोनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय था वो वास्तव में कृष्ण भक्ति से संबंधित था। ये तो एक महान आधार दिया इसने। लेकिन जो पहला वाला है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था पुष्टि मार्ग संप्रदाय, तो ऐसा नहीं है। ये वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया था पुष्टि मार्ग संप्रदाय। निम्नलिखित में से किसे फुकरा और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है? ए सूफीवाद के अनुयायी, बी हिंदू धर्म के अनुयायी, सी भक्ति आंदोलन के अनुयायी, डी जैन धर्म के अनुयायी। का सही आंसर है सूफीवाद के अनुयायी। सूफियों को फुकारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ जो है अरबी में गरीब और फारसी में दरवेश का जो अर्थ है वो शिष्य होता है। सूफीवाद की उत्पत्ति अरबी शब्द से एक रहस्यवादी सूफी के लिए हुई है, जो बदले में सूफ या ऊन से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के वंश के बारे में जानकारी देता है? फवायद अल फुआद, बी सियार अल अरीजिन, सी खैर अल मजलिस, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सियार अल अरीजिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सियाल और अरीजिन मोइनुद्दीन चिश्ती के वंश के बारे में बताता है। और ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, इनकी जानकारी केवल एक सुहरावर्दी ग्रंथ सियार अल अरीजिन, ये एक ग्रंथ है और जिसमें उपलब्ध है, जिसे उनकी मृत्यु के लगभग 300 साल बाद संकलित किया गया था। और सियाल अल अरीजिन जो का पाठ जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के वंश के संबंध में विवरण देता है। निम्नलिखित में से किसने अपने शिष्य सुलेमान मंडावी को योग सिखाया? सुलेमान मंडावी शिष्य है, ये किसके शिष्य हैं? ए मिरांडी शम्स अल उसक, बी अब्दुल कुद्दुस गंगोही, सी शेख पियारा, डी सैयद यदुल्लाह। तो इसका सही आंसर है अब्दुल कुद्दुस गंगोही। अब्दुल कुद्दुस गंगोही को इन्होंने सिखाया, ये अब्दुल कुद्दुस गंगोही। ये आंसर सही है। अब्दुल कुद्दुस गंगोही जो हैं चिश्ती संप्रदाय के सबरी शाखा के प्रमुख संत थे और उन्हें योग में गहरी दिलचस्पी थी। कहा जाता है कि उन्होंने
इसे अपने शिष्य सुलेमान मंडावी को कुरान पाठ के बदले में सिखाया था। योग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, सी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, डी कुतुब शाह गोलकुंडा। तो ये दोस्तों ये जगह है और जगह के साथ साथ जहाँ के ये शासक थे और उस शासक का नाम लिखा हुआ और उस जगह का नाम लिखा है जहाँ के शासक थे। तो ये जो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर के शासक ये नहीं थे, ये वाला गलत है, सुमेलित नहीं है। ये यूसुफ आदिल शाही वंश के संस्थापक थे। इन्होंने बीजापुर पर की सल्तनत पर शासन किया था, बीजापुर के शासक थे। निम्नलिखित में से किसे मलिक उल तुज्जर की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है व्यापारियों का प्रमुख? ए निजाम शाह, बी हसन गंगू, सी महमूद गवान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो महमूद गवान है इनको मलिक उल तुज्जर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है बहमनी शासक हुमायूं द्वारा व्यापारियों का प्रमुख। और जब वे बहमनी साम्राज्य की सेवाओं में शामिल हुए थे तब इनकी उम्र जो थी 42 वर्ष के लगभग थी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया था? बीजापुर पर कब्जा करने वाला शासक अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा किया और 1672 में 1672 में आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर आदिल शाह को 4 वर्ष की आयु में 1672 में बीजापुर की गद्दी पर बैठाया गया था। इन्होंने राज्य को कमजोर कर दिया और अंततः 1686 में सम्राट औरंगजेब द्वारा इसको कब्जे में ले लिया गया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने कुतुब शाहियों को शुक्रवार के सामूहिक प्रार्थना उपदेश में सिया पूजा को बंद करने के लिए मजबूर किया? सिया पूजा बंद करने के लिए किसने मजबूर किया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इस शासक का नाम था शाहजहां। 1636 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने कुतुब शाहियों को शुक्रवार की सामूहिक प्रार्थना उपदेशों में सिया पूजा को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने सफाविद के उल्लेख को रोकने के लिए भी मजबूर किया। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम युद्ध पानीपत का जो हुआ 1516, 1520, सी है 1526, डी 1530। तो पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी ये निर्णायक लड़ाई थी, भारत के इतिहास की मुख्य लड़ाइयों में से एक थी। बाबर के पास जो थी सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उसकी सैन्य संगठन जो था बहुत अच्छा था और ये लड़ाई हुई 1526 ईस्वी में। कब हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी 1526 में। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? ए बाबर, बी अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल होना चाहिए, अब्दुल रहीम खान ए खाना, हुमायूं, गुलबदन बेगम। तो तुजुक ए बाबरी जो है ये फारसी और अरबी भाषा का बाबर जो था एक बहुत अच्छा जानकार था। उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में 2 प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता है, ये तुर्की भाषा का बहुत अच्छा लेखक था और इसने जो अपनी पुस्तक लिखी है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में अपना एक संस्मरण लिखा है। इसका मतलब जो है ये लिखी हुई पुस्तक बाबर की है, तुर्की भाषा में है और इसने अपने द्वारा कुछ यादों को या स्मरण को लिखा है इस भाषा में। निम्नलिखित में से किसने शेर शाह सूरी को उसकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि दी? ए मलिक मोहम्मद जायसी, सी बहार खान लोहानी, सी इस्लाम शाह, डी इनमें से कोई भी नहीं। ये जो बहार खान लोहानी थे
इन्होंने शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी और शेर खान सूरी जो हसन खान के पुत्र थे और दक्षिण बिहार जौनपुर में सासाराम के जागीरदार थे। और शेरशाह सूरी ने बहार खान लोहानी नाम के बिहार के एक अफगान गवर्नर के अधीन में सेवा की थी। अफगान गवर्नर और बहार खान लोहानी ने ही इनको ये शेर खान की उपाधि दी थी। उसका कारण ये था कि शेरशाह सूरी ने एक बाघ को मार डाला था अकेले ही, तभी इनका नाम शेर खान पड़ गया। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे 1509 ईस्वी में मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था? ए खान ए खाना, बी टोडरमल, सी राजा मान सिंह, डी मिर्जा अजीज कोका। सही आंसर है खान ए खाना। अकबर ने खान ए खाना को 1509 ईस्वी में मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। अकबर ने उन्हें सिंध क्षेत्र की एक जनजाति बिलोचिस को अपने अधीन करने और पूरे क्षेत्र को जीतने की जिम्मेदारी दे दी थी। जब राजकुमार आजम ने बीजापुर के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया तो बीजापुर का शासक कौन था? ए अली आदिल शाह द्वितीय, बी मोहम्मद आदिल शाह, सी सिकंदर आदिल शाह, डी अली आदिल शाह प्रथम। तो राजकुमार आजम ने जब बीजापुर के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया तो उस समय जो शासक थे वो थे सिकंदर आदिल शाह। 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह के खिलाफ एक अभियान भेजा था। जो राजकुमार आजम के अधीन बीजापुर के युवा शासक थे उनके खिलाफ था राजकुमार आजम। ध्यान रखिएगा, प्रिंस आजम असफल रहे, राजकुमार आजम सफल नहीं हुए औरंगजेब को हराने में और औरंगजेब ने उन्हें वापस बुला लिया। जहांदार शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? जहांदार शाह, ए फर्रुखसियर, बी रफी उल दारजात, ये फर्रुखसियर होना चाहिए, फर्रुखसियार नहीं होना चाहिए, सी रफी उस दौला, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स, डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो जहांदार शाह के उत्तराधिकारी थे फर्रुखसियर को उत्तराधिकारी बनाया और जहांदार शाह के जो भाई थे ये 1713 ईस्वी में आगरा में जहांदार शाह को हराया और 1713 से लेकर के 1719 तक इन्होंने शासन किया फर्रुखसियर ने। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रांत नहीं था जिसमें अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ था? कौन सा वह प्रांत नहीं था जिसमें मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ था अकबर के शासनकाल में? आगरा, मालवा, कश्मीर, लाहौर। का सही आंसर है कश्मीर। अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में बांट दिया गया। ये थे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान। बाद में अहमदनगर, बरार और खानदेश को भी जोड़ दिया गया, लेकिन कश्मीर में इस तरह का कोई विभाजन नहीं हुआ था। मुगल प्रशासन के दौरान एक प्रांत का मुखिया कौन था? ए वजीर, बी सूबेदार, सी फौजदार, डी मुकद्दम। किसी भी प्रांत या स्टेट का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? तो उसको हम कहते थे सूबेदार। प्रारंभ में अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में बांटा गया था। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ प्रांतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। मतलब जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार होता गया, प्रांत बढ़ते गए, प्रत्येक सूबे को एक सूबेदार और प्रांतीय गवर्नर के अधीन रखा गया। निम्नलिखित में से किसने मजहर को प्रख्यापित किया, जिसके माध्यम से राजा ने विभिन्न इस्लामी मानदंडों की व्याख्या करने की शक्तियां स्वयं को सौंप दी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब।
तो मजहर को प्रख्यापित किया था अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने मजहर को प्रख्यापित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न इस्लामी मानदंडों की व्याख्या करने की शक्तियां खुद या सुल्तान को सौंप दी, जो अब तक उलेमा के पूर्ववर्ती थे। अब तक ये जो था मजहर को प्रख्यापित करने का काम था उलेमाओं का, और अकबर ने सुलह ए कुल और दीन ए इलाही नामक दो नए प्रयोग या धर्म भी चलाए थे। शिवाजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? ए साहू, बी संभाजी, सी राजाराम द्वितीय, डी संभाजी। का सही आंसर है संभाजी। शिवाजी के जो तत्काल उत्तराधिकारी थे वो थे संभाजी। शिवाजी राजे भोसले के पुत्र थे और उन्होंने 1681 से लेकर के 1689 तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया था। कई मराठा सरदारों ने संभाजी और शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम का समर्थन नहीं किया। शेर शाह के अधीन प्रांतों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ए परगना, बी सरकार, सी सिकदार, डी स्थान। तो शेर शाह के अधीन जो प्रांत थे उसके लिए सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता था, सरकार। शेर शाह ने पूरे राज्य को 47 भागों में विभाजित किया और उनको उन्होंने सरकार कहा। इन सरकारों को परगना में विभाजित किया गया। मतलब जैसे हमारे यहाँ जिले होते हैं, जिले के बाद तहसील होती है, उसी तरह इसने परगने में विभाजित कर दिया। प्रत्येक परगना एक सिकदार के अधीन था। प्रत्येक परगना का जो मतलब मेन था, चीफ था, उसको इन्होंने सिकदार कहा, जो अपने परगने की कानून व्यवस्था को देखता था। जैसे दरोगा होता है, कानून व्यवस्था को देखता है, उसी तरह इनके यहाँ सिकदार था। परगना स्तर पर उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। हमारे यहाँ तहसील में तहसीलदार होता है, उसी तरह इन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। किस राजवंश के सुल्तानों ने लंबे समय तक शासन किया? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी गुलाम वंश, डी लोधी वंश। तो सबसे ज्यादा किस राजवंश के ने सबसे ज्यादा शासन किया दिल्ली सल्तनत पर? ये वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे ज्यादा 1320 से लेकर 1314 ईस्वी तक शासन किया। इनका शासन 1320 में दिल्ली में शुरू हुआ और गाजी मलिक ने गियाथ अल दिन तुगलक की उपाधि के तहत सिंहासन को ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आगरा का किला, ताजमहल, पुराना किला और शेर शाह और अकबर, सी शाहजहां। तो किले का मिलान करना है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, पहले का बी। मतलब आगरा का किला जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। दूसरा जो है ताजमहल, तो ताजमहल को बनवाया शाहजहां ने। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया। और इसके बाद आते हैं शेर शाह। तीसरा जो है पुराना किला जो बनवाया वो किसने बनवाया? शेर शाह ने। तो इस तरह से इसका मिलान हो जाता है। और आगरा का किला जो था मुख्य निवास मुगल राजवंश के सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में काम करता था। ताजमहल 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए निर्माण के लिए कमीशन पर लिया गया था। और पुराना किला वर्तमान स्वरूप जो है सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने बनवाया था। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने डैश में वेदशाला नहीं बनवाई थी। कौन सी जगह में वेदशाला नहीं बनवाई? खगोल विज्ञान से संबंधित होता है वेदशाला। तो इन्होंने इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, बाकी वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में बनवाई थी जय सिंह ने। दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर में 5 वेदशालाओं का निर्माण इन्होंने किया।
मुख्य रूप से भारतीय खगोल विज्ञान पर ये भरोसा करते थे। इन इमारतों का उपयोग जो होता था ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उनकी एकदम एग्जैक्ट भविष्यवाणी करने के लिए इसको बनाया गया था। जयपुर में केवल अभी भी एक चालू है, ध्यान रखिएगा, जयपुर में अभी भी एक चालू है, उनके द्वारा बनाई गई वेधशाला। शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? मनुक्की, बी थॉमस रोए, बी इब्न बतूता, डी विलियम हॉकिंस। तो शाहजहां के शासनकाल में आने वाला जो यात्री था विदेशी, उनका नाम था मनुक्की। इटालियन यात्री थे निकोलाओ मनुक्की या मनुची कह लीजिए। 1653 से लेकर के 1708 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत ये आया था और मनुची मुगल दरबार का प्रत्यक्ष ज्ञान था। उनकी कृति स्टोरिया दो मोगोर, अभी आया था ये पुस्तक, मुगल दरबार का विस्तृत वर्णन माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है स्टोरिया दो मोगोर, अभी पुस्तक का नाम ऊपर आया था। यह शाहजहां के बाद के शासनकाल और औरंगजेब के शासनकाल के समय का एक महत्वपूर्ण विवरण है। इस पुस्तक में शाहजहां के शासनकाल से लेकर के औरंगजेब के शासनकाल की भी जानकारी इसमें मिलती है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुक्त मल्यदा किस भाषा में लिखी गई थी? तमिल, मलयालम, सी कनाडा, कन्नड़ होना चाहिए, कनाडा नहीं कन्नड़, और डी तेलुगु। तो ये जो पुस्तक है अमुक्त मल्यदा, ये तेलुगु में लिखी हुई है, तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अमुक्त माल्यदा तेलुगु में विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक महाकाव्य है, कविता है। और अमुक्त माल्य यद का जो अर्थ है, अर्थ क्या है? जो माला पहनता और देता है, एक उत्कृष्ट कृति के रूप में इसको जाना जाता है। और यह श्रीरंगन में हिंदू भगवान विष्णु और अंडाल गोदा देवी थे तमिल अलवर कवि और पेरियाल वार की बेटी के शादी की कहानी का इसमें वर्णन है। तमिल अलवर कवि हैं और पेरियाल वार की बेटी की शादी की कहानी है इस कविता में। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? ए आजम शाही, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, सी सिकंदर शाही, डी मोहम्मद शाही। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े संत, ये थे किस शासक के संबंध में? समकालीन अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में थे। और हुसैन शाही वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह। और हुसैन शाह शासनकाल अपनी प्रजा के प्रति बड़ी धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी इनको जाना जाता है, हुसैन शाह को। और इन्होंने धार्मिक प्रचार में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान की। ऐसा बहुत कम देखने में आता है मुगल शासकों में कि इन्होंने हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाई हो। डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है? ए गुरु अंगद देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु श्री हर राय, डी गुरु रामदास। तो हरमिंदर साहब मंदिर, आज जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण गुरु रामदास ने किया था, गुरु रामदास। दरबार साहिब के नाम से भी इसको जाना जाता है। पंजाब में अमृतसर शहर में ये है, गुरुद्वारा है। और मानव निर्मित यहाँ पर पुल है, सरोवर चारों ओर बनाया गया मंदिर के चारों ओर। 1577 में गुरु रामदास ने इसको बनवाया था, 1577। और सिख धर्म के 5वें गुरु भी थे हमारे गुरु अर्जुन देव जो थे। लाहौर के एक मुस्लिम पीर साईं मियां मीर से इसकी आधारशिला रखने का इन्होंने अनुरोध किया था। तो देख, सिख धर्म की एक सबसे अच्छी चीज कि एक मुस्लिम साईं पीर मियां
मीर, क्या नाम है, मियां मीर से इसकी नींव रखने का इन्होंने अनुरोध किया था। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे कहूंगी एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।